सबसे पहले तो मैं इस सम्मान के लिए साहित्य अकादमी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। यह पुरस्कार पाने के कारण ही आज मुझे आप जैसे ज्ञानी गुणी साहित्यकारों के सम्मुख अपनी बात रखने का अवसर मिला है। ये पुरस्कार लेखकों को और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं एवं उनके लिए चुनौती भी पेश करते हैं। यह अंतर्निहित चुनौती ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। प्रभु की करुणा, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, पति और बेटे के सहयोग एवं सर्वोपरि मेरी सृजनशीलता को परिपुष्ट, प्रभावित, प्रोत्साहित करने वाले अपने अग्रज साहित्यकारों, समसामयिक लेखकों व पाठकों के प्रति मैं ऋणी हूँ। मैंने अपने विचित्र जगत और जीवों से जो प्रेरणा पाई है उसे भाषा में खूबहू अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरी निरंतर यात्रा के गवाह है वे। मैं गायत्रीवाला पंडा एक भारतीय लेखिका हूँ। अपनी मातृभाषा ओडिया में कविताएं लिखती हूँ, कहानी, उपन्यास, निबंध और स्तंभ भी लिखती हूँ। लेकिन मूलतः मैं एक कवि हूँ। अपनी प्रिय ओडिया भाषा में कविता का मंत्रोच्चारण करती हूँ। जब किसी लेखकों को पुरस्कार मिलता है तब वह पुरस्कार और सम्मान उसके लिए नहीं होता, बल्कि उसके लेखन के लिए होता है, ऐसा मुझे लगता है। यह महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे नहीं, मेरी काव्यकृति दया नदी को मिला है। यहाँ मैं दया नदी से एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूँगी। ये कविता दया नदी मेरा जो किताब है वो हिंदी में अनुवाद हो गया है। उसका अनुवाद किए हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने। युद्ध कभी समृद्धि नहीं लौटाता, न ही लाता है शांति। युद्ध प्रगति लाता ही नहीं, लाता है पश्चाताप और पीड़ाए अनंत। दया नदी ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट बहती एक नदी है। इसी नदी के तट पर कलिंग युद्ध हुआ था। दुनिया का इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि यह युद्ध मानव समाज का सबसे बड़ा युद्ध था। यह सम्राट अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। इस युद्ध में दया नदी का पानी बन गया था रक्त प्रवाह। युद्ध की विभीषिका ने सम्राट चंद्र अशोक को धर्म अशोक में रूपांतरित किया था। मेरी काव्यकृति दया नदी इसी कलिंग युद्ध की गाथा है। इसमें समर्पण पृष्ठ और परिशिष्ट को मिलाकर कुल 64 कविताएं हैं। युद्ध की सारी विभीषिका, सारी स्पर्धा और सारे अहंकार में सिर्फ एक ही अनुच्चारित स्वर गूंजता है, जो है पराजय का। ये कविताएं इतिहास की कोई तात्विक समीक्षा या काव्य रूप नहीं है, बल्कि ये इतिहास की नदी में नौयात्रा करने वाली एक मानवीय संवेदना है। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, एक मामूली इंसान हूँ। इतिहास पढ़ते समय किसी प्रमाण, तर्क या सिद्धांत ने नहीं, बल्कि मुझे आंदोलित और आलोकित किया युद्ध की भावना ने, जिसकी एकमात्र गवाह है दया नदी। इतिहास में दया नदी से भेंट होने के बाद दया नदी अब एक नदी बनकर नहीं, बल्कि रक्त प्रवाह बनकर बहने लगी मेरे सिरा प्रसिरा में। मुझे लगा मानो दया नदी में आत्मा है। इतिहास से, किंवदंती से अधिक सच है उस आत्मा की अर्थमयता, जो अर्थमयता आज भी हर ओडिया के रक्त में अमृत के रूप में बह रही है। इंसान को इंसानियत की राह दिखा रही है, शांति, मैत्री और प्रेम का जयगान कर रही है। कविता मेरे लिए सपना या विलास नहीं, बल्कि कुछ कुछ कर आकार लेने वाली एक यंत्रणा, एक पीड़ा, एक लाचारी है। कविता लिखना मेरे लिए शौक या आग्रह नहीं, एक अंतरंग आवश्यकता है जो ठीक मेरी सांसों की तरह है, जिसके बिना मैं सब हूँ, जड़ हूँ। कविता मेरे लिए स्वतः बहते आंसू है, जिसके बह जाने के बाद कुछ समय की आश्वस्ति से मैं आमोदित हो उठती हूँ, पुलकित और जीवंत हो जाती हूँ। मेरे अंतर जगत का शिष्य उद्वेलन मानो उड़िल जाता है कागज पर और कविता में तब्दील हो जाता है। मेरी कविताएं यथार्थ की अधिक करीब है। इसके कई कारण हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था दिन प्रतिदिन बदलने लगी है। आर्थिक समृद्धि लाने के लिए मनुष्य अधिक दबाव, अधिक अस्थिरता, अधिक आतंक और अधिक सपनों का शिकार होता जा रहा है। उनकी कतार में खड़ी है मुझ जैसे एक कवयित्री, अपना विरोध प्रकट कर रही है। कविता में अपना असंतोष और विरोध व्यक्त करना आज के
कवि के लिए अपरिहार्य हो गया है। जबकि वह बंदूक नहीं उठाता, राजमार्ग के जुलूस में शामिल नहीं हो पाता, नारे नहीं लगा पाता या किसी अन्य दुखी इंसान के साथ खड़े होकर उसके आंसू नहीं पोंछ पाता। सिर्फ कविता उसके साथ खड़ी रहती है दुख और संघर्ष के पक्ष में। मेरी भाषा एक आम इंसान की भाषा है। दृष्टिकोण का स्वतंत्र इतना कि जो विषय रोजमर्रा के जीवन में उपेक्षित है, जो हमें अति नगण्य और मामूली लगते हैं, वही विषय मेरे कविता बन जाते हैं। मेरी कविता संभवतः कहानी सी लग सकती है, परंतु कल्पना पर एकाधिपत्य विस्तार न करके साफ साफ कहने की शैली और बोलचाल की भाषा में होती है मेरी कविता। भले ही मैं दुख को, क्षोभ को, अफसोस को प्रांजल और मार्मिक भाव से रूप देती हूँ कविता में, पर मेरी अभिव्यक्ति कविता नहीं है, क्योंकि कविता के स्वतःस्फूर्त आवेग को उपयोग और समर्थ भाषा प्रयोग से जीवित रखना पड़ता है। इस भाषा को लेकर मैं भविष्य के लिए संभावनाएं ढूंढती हूँ। नहीं, कविता समाज को बदलने की दावा नहीं करती, ना ही समस्या का समाधान करना कवि का काम है। वह कुछ पाठकों की मानसिकता को झकझोर सकती है, कुछ हद तक बदल सकती है या प्रभावित कर सकती है। कविता पाठक को कुछ पल के लिए अपने अनुमान और कल्पना के साथ एकाकी छोड़कर चकित कर देगी, अपने अनुभव और ज्ञान की तमाम संभावनाओं के द्वार खोल देगी। किसी युद्ध, सांप्रदायिकता, आतंक, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता, कुसंस्कार अथवा मनुष्य की पैशाचिक प्रवृत्ति को दूर करने का काम भी कविता का नहीं है। कविता का काम दुनिया को नए सिरे से देखने की भावना उत्पन्न करना और आत्मदर्शन कराना है। जबकि कभी कभी मैं खुद से पूछती हूँ, मैं कविता क्यों लिखती हूँ? कविता लिखने से क्या मिलेगा? मेरा पास पड़ोस नहीं जानता मैं कविता में क्या कुछ लिखती हूँ। जबकि रात बीतते ही रोजाना उनके साथ आना जाना, उठना बैठना रहता है। जिस सब्जी वाली से मैं सब्जी खरीदती हूँ, वह नहीं जानता कि मैं कविताएं लिखती हूँ। जो अखबार वाला रोजाना मेरी बालकनी में अखबार डाल जाता है, उसे भी नहीं मालूम कि मैं कविता लिखती हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे मेरे घर के सामने वाली मैदान में खेलते हैं, वे नहीं जानते कि मैं कविता लिखती हूँ। जो डाकिया मेरे नाम की ढेरों चिट्ठियाँ लेकर आता है, क्या वह जानता है मेरे कविता लिखने के बारे में? कहाँ पढ़ी होगी उसने मेरी कविता, किसी पत्र पत्रिका में या अखबार में? तो फिर मैं कविता क्यों लिखती हूँ? यह सवाल खुद से मैं करती रहती हूँ। और जो लोग मुझे यह सवाल करते हैं, उन्हें भी हर बार जो जवाब देती हूँ वह मन गढ़ंत होता है, यह भी मैं जानती हूँ। क्योंकि इस सवाल का सही जवाब मेरे पास भी नहीं होता। और सबसे संतोषजनक उत्तर शायद यह है कि मैं कविता अपने लिए लिखती हूँ। मन ठीक न हो तो कोई गाना सुनता है, कोई सिनेमा देखने जाता है, मंदिर जाता है, समुद्र किनारे जाता है, बाजार जाता है, पार्क जाता है, ओपेरा देखने जाता है। मैं चुपचाप जाकर टेबल के पास बैठ जाती हूँ। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, न जाने कितना समय। काफी खोलकर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगती हूँ। गुमसुम सी, मधुर सी, उच्चार, अस्थिर, उन्माद भरी। उसी पागलपन को, उसी अस्थिरता को कविता कहकर पुकारती हूँ। मैं पुकारती हूँ, सारी दुनिया पुकारती है। दुनिया यानी कि एक निर्दिष्ट जागरूक पाठक वर्ग के लिए मैं लिखती हूँ। और कभी कभी मैं लिखती हूँ परिस्थितियों की ताड़ना से, जबकि जानती हूँ कि कविता जिनके लिए लिखी गई है वे कभी नहीं पढ़ेंगे उस कविता को, फिर भी मैं लिखती हूँ। शायद इसलिए कि मैं उनके दुख में, कष्ट में, अभाव में सहभागी हूँ। उन्हें दिलासा देना चाहती हूँ, उनके दरवाजों पर दस्तक देकर उनके घरों में जाना चाहती हूँ उनसे कहूँ, दुखी मत हो ये इंसान, रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम युद्ध करो या उत्सव मनाओ, अन्न उपजाओ या नारे लगाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर हर जगह सभी दुखियारों के पास मैं राहत बनकर नहीं पहुँच पाती, ना ही इतनी सी बात साफ साफ कह पाती हूँ। कह नहीं पाती, रो नहीं पाती, बांट नहीं पाती, खुद को बिखेर नहीं पाती। तभी मेरी वह अंतर्वेदना न जाने कब
शब्द बनकर उतर आती है कागज पर, बिना तैयारी, बिना योजना के। इसमें छल नहीं होता, बौद्धिकता नहीं होती, चतुराई नहीं होती, होता है एक आवेग, जिससे आप सब कहते हैं कविता। मुझे लगता है वो कविता नहीं है, कभी न खत्म होने वाली एक यात्रा है, स्वप्न, सत्य, अथक और आनंदमय यात्रा। मुझे लगता है हृदय न हो तो कविता नहीं लिखी जा सकती, निष्ठा न हो तो भी। ठीक उसी तरह विशुद्ध आवेग, अंतर की शुद्धता, अन्यमनस्कता और अस्थिरता, ये सब मेरे अंदर है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सोचते रहना अच्छा नहीं है, ऐसा मेरा परिवार कहता है, दुनिया कहती है। मैं भी समझती हूँ, मगर कविता नहीं समझती। मैं कविता को चाहती हूँ और कविता जैसे भी है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेती हूँ। कविता से लगाव होने की वजह से शायद मैंने जीवन को अधिक अंतरंगता से भोग रही हूँ। अर्थ, यश और प्राप्ति से परे है मेरी कविता। असंतोष, असहायता, असफलता, क्षोभ, क्रोध, करुणा और रोदन के प्रतिरूप बनकर खड़े होने पर भी वह मेरी धड़कन बन चुकी है। स्पंदित घड़ियों की स्पर्धित उच्चारण बन चुकी है। वैराग्य होने पर भी हृदय जो स्पंदित होता ही है। क्रांति नहीं, आशाएं हैं, संभावना है।